हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप का एक इंपॉर्टेंट केस लो एक्सप्लेन करने वाला हूं। रोड्स वर्सेस मॉल्स 1895 का ये केस लो है। बिफोर गोइंग टू द केस आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं एक यूजफुल कंटेंट यूट्यूब के ऊपर बना रहा हूं। अब अपने केस के फैक्ट को देखते हैं। इसमें होता क्या है, जो मिस्टर रियू है एक सोलिसिटर होते हैं सिटी ऑफ लंदन में, और वो अपने कुछ पार्टनर्स के साथ में ह्यूज एंड मास्टरमैन उनके साथ में मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस तरीके का करते हैं, वो फाइनेंस करने का। बेसिकली जहां जैसे हमारे यहाँ पे फाइनेंस करवाते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं। मनी जो लेंडर होता है उसके बीच में, और जो मनी लेने वाला है बोरोवर है उसके बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। इस तरीके का इनका कुछ बिजनेस मॉडल होता है। अब जो मिस्टर रोड है वो कुछ मनी बोरो करना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो मिसिज मॉल्स है उससे मनी दिलवाते हैं उनको, मिस्टर रोड को। अब बीच में जो मिस्टर र्यू है वो कुछ मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं फंड्स के साथ में और कुछ शेयर्स के साथ में। बेसिकली मिस्टर र्यू जो है वो जाकर के रोड को बोलते हैं कि जो मिसिज मॉल्स हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा मॉर्गेज रखने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। तो अपने जो शेयर्स है, डी बेयर शेयर्स 280 शेयर्स थे, वो बेयरर शेयर्स होते हैं, मतलब जिस भी इंसान के पास में होंगे वो उसी की उनकी मालिकियत होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे वो शेयर्स इशू किए गए हैं। वो बेयरर बॉन्ड जैसे होता है ना, जैसे हमारी करेंसी होती है वो बेयरर बॉन्ड होता है, उसी तरीके से शेयर्स होते हैं। तो मिस्टर रोड को जाकर के मिस्टर र्यू जो है सोलिसिटर पार्टनर जो है फर्म के, वो जाकर के उनको बोलते हैं कि मिसिस मॉल्स को एक्स्ट्रा कुछ मॉर्गेज रखने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, तो अपने ये शेयर्स जो है हमें दे दीजिए, हम उनको पहुंचा देंगे। अब इस चीज के बारे में ना तो दूसरे पार्टनर्स है, फर्म्स है, उनको पता था, ना ही मिसिज मॉल्स को इसके बारे में पता था। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है शेयर्स का, वो सिर्फ और सिर्फ जो एक सोलिसिटर, एक पार्टनर मिस्टर र्यू जो है उनके द्वारा किया गया था। तो अब क्वेश्चन क्या, लीगल इशू क्या अराइज होता है इस केस में, whether the liability of misappropriation of shares lies solely on the Mr. Ryu। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ऐसा पार्टनर अगर मिस अप्रोप्रिएशन करता है तो क्या सिर्फ और सिर्फ उस अकेले पार्टनर की लाइबिलिटी बनती है, या फिर पूरी की पूरी फर्म लाइबल होगी उसके लिए। और दूसरा इलीगल इशू क्या राइज होता है, और द फर्म इज ऑल्सो लाइबल फॉर मिस अप्रोप्रिएशन डन बाय द पार्टनर इवन दो फर्म डजंट अवेयर अबाउट इट। और फर्म को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, क्या तब भी फर्म लाइबल होगी। और तीसरा लीगल इशू क्या अराइज होता है, जो मनी लेंडर थी मिस मॉल्स जो थी, क्या वो भी लाइबिलिटी, उनकी कुछ लाइबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। डज मिस मॉल्स द मनी लेंडर इज ऑल्सो लाइबल फॉर द मिस अप्रोप्रिएशन। ये तीन लीगल इशू इस केस के अंदर अराइज होते हैं। अब कोर्ट ने इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन दी, उससे पहले हमें जो इसमें लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। इसमें जो लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ फर्म्स फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर, कि फर्म की क्या लाइबिलिटी बनेगी अगर कोई पार्टनर जो है वो फंड्स के साथ में या किसी भी तरीके से कोई मिस एप्लीकेशन करता है उस केस में। तो सब सेक्शन ए कहता है, पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it। और सेक्शन बी, सब सेक्शन बी क्या कहता है, ए फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है नोट करने की, ए फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, मतलब फर्म जो यूजुअल बिजनेस करती उसी के दौरान, उसी के अंदर, अदरवाइज नहीं। इन इट्स बिजनेस रिसीव्स मनी, फर्म रिसीव करती है मनी और प्रॉपर्टी from a third party and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm। पहली चीज में क्या है, फर्म के बिहाफ पे, पहले सब सेक्शन में कहता है कि फर्म के बिहाफ पे कोई पार्टनर जो है मिस एप्लीकेशन करता है, जैसे हमारे केस में किया गया था। फर्म ने कस्टडी नहीं ली थी शेयर्स की, किसने कस्टडी ली थी, मिस्टर र्यू जो एक पार्टनर है फर्म के, उसने शेयर्स की कस्टडी को लिया था। दूसरा सब सेक्शन क्या कहता है, फर्म ने कस्टडी ली थी शेयर्स की, मतलब कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, सपोज करो एक्स की कोई प्रॉपर्टी, उसने फर्म के पास में वो प्रॉपर्टी रखी हुई है, अब चुपके से जाकर के कोई जो पार्टनर है वो मिस अप्लाई कर देता है, उसको मिस अप्रोप्रिएशन करता है, तो दूसरा सब सेक्शन उस चीज के बारे में कहता है। इन दोनों ही केस में क्या होगा, फर्म की लाइबिलिटी बनती है। द फर्म इज लाइबल टू मेक गुड एंड लॉस। फर्म क्या करेगी, जो भी लॉसेज हुए हैं थर्ड पार्टी को, उसको फुलफिल करेगी, मतलब उसको हर्जाना उसको भरना पड़ेगा। जब ये लीगल इशू अराइज हुआ कि वेदर द लाइबिलिटी ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर्स लाइज सोनली ऑन द मिस्टर र्यू,
कि क्या सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लॉसेज की या फिर पूरी की पूरी फर्म। तो जो डिफेंस है उसने सहारा लिया एक केस का, क्लेथर वर्सेस ट्विस्टन का। इस क्लेथर वर्सेस ट्विस्टन में क्या होता है, एक सोलिसिटर होता है जो कि मिस एप्रोप्रिएशन करता है, और इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो सोलिसिटर है उसकी अथॉरिटी नहीं थी वो करने की, तब जाकर के उसने, मतलब फर्म ने ऑथराइज नहीं किया था उसको वो शेयर्स की या किसी भी चीज की प्रॉपर्टी कस्टडी लेने के लिए। तो उस केस में ये हेल्ड किया गया था कि सोलिसिटर की ये ड्यूटी नहीं है और उसने अपनी बियॉन्ड अपेरेंट अथॉरिटी जाकर के वो एक्ट किया है। तो दोनों के दोनों केस के फैक्ट जो है, कोर्ट ने कहा कि दोनों के दोनों केस जो है अलग हैं, फैक्ट उनके अलग हैं, लीगल इश्यूज जो अराइज हुए हैं वो दोनों के दोनों के अलग हैं। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ कि जो फर्म की भी लायबिलिटी बनती है, और जो क्यों इस केस में फर्म की लायबिलिटी बताई, क्योंकि जो मिस्टर र्यू है वो पहले से ही क्लाइंट के साथ एंगेज थे दूसरी और सारी डील्स के अंदर फर्म के बिहाफ पे। तो इसमें यह कहा गया कि जो मिस्टर र्यू है वो सोलिसिटर की तरह ही नहीं, एक पार्टनर की तरह भी एक्ट कर रहे थे, एंड दो वो एक्ट जो है उसका उसकी अपरेंट अथॉरिटी के अंदर आता है। एक म्यूचुअल एजेंसी जो है क्रिएट हो गई है पार्टनर्स के बीच में, और म्यूचुअल एजेंसी में ये होता है कि एक पार्टनर अगर एक्ट कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी जो है दूसरे पार्टनर पे भी एक्सटेंड होती है। तो इसी वजह से फर्म की क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है, और जो कि सेक्शन 27 भी इस चीज को सपोर्ट करता है। And court further held that an act may not be within the ordinary course of the firm's business, but it may be within the स्कोप ऑफ हिज अपेरेंट अथॉरिटी। हिज अपेरेंट अथॉरिटी क्या कहना चाहती है, जो मिस्टर र्यू की अपेरेंट अथॉरिटी के अंदर ये एक्ट आता है, भले ही जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस था वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्म की लायबिलिटी बनती है। अब रही बात कि मिसेज मोल्स जो है उसकी क्या लायबिलिटी बनती है, तो कोर्ट ने साफ साफ डिनाई कर दिया कि मिसेज मोल्स जो है उसको इस बारे में पता ही नहीं था, उसके किसी भी इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। तो और सारे के सारे जो शेयर्स थे वो किसकी कस्टडी में थे, मिस्टर र्यू की कस्टडी में थे। उन्होंने बाद में जाके उनको बेच दिया, और मिसेज मोल्स जो हमको इसके बारे में कोई भी भनक नहीं थी। और जो एजेंसी है वो पार्टनर्स के बीच में एस्टेब्लिश होती, ना कि मनी लेंडर और फर्म के बीच में, क्योंकि मनी लेंडर और फर्म के बीच में सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर रही थी फर्म, ना कि वो एक पार्टनर थी। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं बनती है। तो लायबिलिटी किसकी बनती है, सिर्फ और सिर्फ फर्म की बनती है, ना ही इंडिविजुअल पार्टनर की। अगर कोई पार्टनर मिस एप्रोप्रिएशन करता है तो पूरी की पूरी फर्म उसके लिए लायबल होगी। आई होप आपको ये केस लो जो है समझ में आया होगा, और अगर आपको ये केस लो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।